नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं बंगाल स्पेशल। क्या आप बता सकते हैं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे कड़ी टक्कर किस सीट पर है? किस सीट के नतीजे पर पूरे देश की नजर होगी? संभवतः आपका जवाब होगा नंदीग्राम। जी हां, आज की तारीख में नंदीग्राम हिंदुस्तान का सबसे हाई प्रोफाइल सियासी रण क्षेत्र बना हुआ है, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने दीदी के सामने शुवेंदु अधिकारी को खड़ा किया है, जिनकी हैसियत उस इलाके में किसी अघोषित राजा की तरह है। लेफ्ट फ्रंट ने नंदीग्राम के सियासी अखाड़े में एक साधारण परिवार की लड़की मीनाक्षी मुखर्जी को उतारा है। अब सवाल उठ रहा है कि नंदीग्राम के लोग किस आधार पर अपना नेता चुनेंगे। कुछ सवाल और भी हैं जो टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट तीनों पार्टियों के नेताओं को परेशान किए हुए हैं। इतिहास गवाह है, बंगाल स्पेशल में मैंने कल आपको दिखाया था कि बंगाल की जमीन से क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो शंखनाद किया था, उसका खूबसूरत अंजाम 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के रूप में सामने आया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को आजाद करने के साथ साथ बंगाल का बंटवारा भी कर दिया। हिंदुस्तान के हिस्से में आए पश्चिम बंगाल की कमान थी मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष के हाथों में, और गवर्नर की कुर्सी पर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन दोनों के कंधों पर नए बंगाल के निर्माण की जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी आए दिन भड़क रहे दंगों को रोकने की और भारी तादाद में पूर्वी बंगाल से आ रहे शरणार्थियों की। अब आगे की कहानी। बंगाल के हिंदू और मुसलमान भले ही मजहबी तौर पर अलग अलग थे, लेकिन दोनों का रहन सहन और खान पान एक जैसा था। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों के खान पान में माछ भात शामिल था। रसगुल्ला और चमचम के जितने शौकीन हिंदू थे, उतने ही मुस्लिम भी। पहनावे में भी कोई खास अंतर नहीं था। बंगाल में रहने वाले दोनों मजहब के लोग एक ही जुबान बोलते थे। दोनों समुदाय के पावर एलिट्स पर अंग्रेजियत का जबरदस्त प्रभाव था। बंगाली समाज में जैसा सम्मान रविंद्रनाथ टैगोर का था, वैसा ही कवि काजी नजरुल इस्लाम का। अंग्रेजी हुकूमत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो दरार पैदा हुई, उसके अंजाम का अंदाजा बंगाली भद्रलोक पहले से ही लगा चुका था। इसलिए बंटवारे से पहले ही पूर्वी बंगाल के संपन्न हिंदू परिवार अपनी जमीन जायदाद बेचकर कलकत्ता में नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने में जुट गए थे। आज की तारीख में चमकता दमकता पश्चिम बंगाल का सियालदह रेलवे स्टेशन कभी पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों का सबसे बड़ा बसेरा हुआ करता था। सूबे के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों का हाल भी सियालदह जैसा ही हो चुका था। बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा किसान और मजदूरों का विस्थापन हुआ। कुछ ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली, कुछ ने शहर की खाली जमीनों पर तंबू तान दिया। बेघर शरणार्थी कलकत्ता में ऐसी जगह खोजने लगे जो खाली हो। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में मैनचेस्टर गार्जियन के भारत संवाददाता के हवाले से लिखा है कि सन 1948 की शुरुआत में सियालदह स्टेशन पर अपने नरकीय जीवन से दुखी होकर बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने लेक मिलिट्री बैरक, जोधपुर मिलिट्री बैरक, मैसूर हाउस और दूसरे खाली पड़े मकानों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने शाहपुर, दुर्गापुर, बालीगंज सर्कुलर रोड और धर्मतल्ला के कई खाली बैरकों और मकानों पर कब्जा कर लिया। रातों रात खाली शहर की खाली जगहें शरणार्थियों, औरतों और बच्चों से गुलजार हो गईं। ये साफ तौर पर गैर कानूनी था। उस समय बड़ी संख्या में हिंदू
पाकिस्तान से यहाँ आए थे और कुछ मुस्लिम भी वहाँ गए थे। पश्चिम बंगाल में देश के अन्य हिस्सों में जाके जो लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग बसे और कोलकाता तो एकदम शरणार्थियों का ही अड्डा बना हुआ था। लोगों को रहने की जगह नहीं थी। कुछ लोग गांवों की तरफ गए। बेघर शरणार्थी कलकत्ता समेत दूसरे शहरों के भूगोल में अपने लिए जगह खोजने लगे। कईयों ने शहर में खाली पड़े मकानों पर कब्जा कर लिया। कुछ ने सड़कों और रेलवे लाइन के किनारे की खाली जगहों पर अपना घरौंदा खड़ा कर लिया। दिन में जहां झाड़ियां खड़ी थी वो रात के अंधेरे में साफ हो जाती और सूरज उगने से पहले वहां शरणार्थियों के तंबू खड़े हो जाते। बाद में अपने कब्जे वाली जमीन को खाली करने से साफ मना कर देते। देखते ही देखते कलकत्ता समेत सूबे के कई शहरों में अवैध कॉलोनियां खड़ी हो गईं। मेरा जो फैमिली है मेरे पिताजी के साइड से वो ढाका के पास एक बिक्रमपुर करके जगह है, वहाँ से है। सब कुछ छोड़ के और इन लोग 10 भाई बहन मिलके और उनके मम्मी पिताजी एक साथ सब कुछ ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ के आ गए इधर से। बिना एक पैसे के सब आए। एंड all the brothers and sisters then established themselves. पंजाब के मिजाज से अलहदा बंगाल में एक तरफ विस्थापन हो रहा था। पूर्वी बंगाल से बड़ी तादाद में भागकर हिंदू पश्चिमी बंगाल में आ रहे थे। सितंबर 1948 में एक ऑल बंगाल रिफ्यूजी काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन हुआ। मुआवजा और नागरिकता के हक की मांग करते हुए जुलूस प्रदर्शन निकाले जाने लगे। शरणार्थियों के मुद्दे पर पुलिस और पब्लिक के बीच टकराव की तस्वीरें भी सामने आने लगी। उस दौर में क्या हुआ कि लोगों को जो अवेलेबल स्पेसेस मिले, वो चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म हो चाहे वेकेंट लैंड प्लॉट्स हो, वहां पे लोग रहने लगे। झुग्गी झोपड़ी आज भी बनती है, तब भी बनती है। पुनर्वास मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 1949 तक पूर्वी पाकिस्तान से 13 लाख शरणार्थी आए। लेकिन बड़ी समस्या शुरू हुई 1949-50 में। ठंड के मौसम में खुलना में दोबारा हिंसा भड़की। पूर्वी पाकिस्तान से भारी तादाद में किसानों और मजदूरों ने भारत में अपने बोरिया बिस्तर के साथ एंट्री ली। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम विरोधी दंगे भड़के, जिसकी वजह से करीब 10 लाख मुसलमानों ने पूर्वी पाकिस्तान का रुख किया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू विरोधी हिंसा की आग धधकने लगी। पश्चिम बंगाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर प्रफुल्ल चंद्र घोष की जगह बिधान चंद्र राय को बैठाया गया। मध्यमार्गी कांग्रेस सरकार किसी भी तरह से कलकत्ता में हालात सामान्य बनाने की कोशिशों में जुटी थी। बंगाल के बेघर हिंदू शरणार्थियों के बीच हिंदू महासभा की पैठ तेजी से मजबूत होती जा रही थी और तब पश्चिम बंगाल में हिंदू महासभा के सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बदली फिजा में बंगाल की जमीन पर वामपंथी भी अपने लिए नया आसमान देख रहे थे। पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने कई कमेटियां जरूर बना ली थी जो उनके हक हुकूक की आवाज को बुलंद कर रही थी। साथ ही अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जुटाने में लगी थी। हिंदू शरणार्थियों के बीच अपनी पैठ मजबूत बनाने में हिंदुत्ववादी संगठन पूरी ताकत झोंके हुए थे। उधर कम्युनिस्टों को भी बंगाल की जमीन भविष्य की राजनीति के लिए मुफीद लगने लगी। खेतिहर मजदूरों के तेभागा आंदोलन ने बंगाल में कम्युनिस्टों को पैर जमाने का रास्ता दिखा दिया। बंगाल में पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को अपनी पैदावार का आधा हिस्सा जोतदारों यानी खेत के मालिकों को देना पड़ता था। जोतदारों के अत्याचार से त्राहिमाम कर रहे खेतिहर मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया। किसानों की मांग थी कि जोतदारों को पैदावार का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही दिया जाए, 2/3 हिस्सा बटाईदार अपने पास यानी खलिहान में रखें। इसे इतिहास में तेभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तेभागा आंदोलन को लेके जब किसानों की जमीन को लेके एक मुद्दा था तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन से पहले एक लंबा आंदोलन चला था
और कम्युनिस्टों ने अपना पूरे बंगाल में उसके माध्यम से अपनी जमीन तैयार की, पार्टी का कैडर तैयार किया। गरीब किसानों को एकजुट करने में बंगाल किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य भूमिका में थी। कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार को भी पहली बार तेभागा आंदोलन की छतरी तले ही किसानों के हक हुकूक की आवाज बुलंद करने का पहला अनुभव हुआ। ज्योति बसु ने भी इस आंदोलन में अहम किरदार निभाया। वैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो 1925 में ही हो चुकी थी, लेकिन उन्हें भारत में कोई खास सफलता नहीं मिली थी। चीन में माओ त्से तुंग की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से भारतीय कम्युनिस्टों के हौसले बुलंद थे। कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, उन लोगों ने इनके रिहेबिलिटेशन के लिए डिमांड मूवमेंट किया, सरकार से मांग किया कि इन लोगों को इधर रहने दिया जाए, इन लोगों को खाने का बंदोबस्त किया जाए, इन लोगों का घर बनाया दिया जाए। और ऐसे ये रिफ्यूजी को, ये सब जो हिंदू रिफ्यूजीज आ रहे थे, इनको बंगाल का खाली ज़मीन में सेटल करने का जो मूवमेंट था, तो उनका जो रोल था कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स और कैडरों का, इससे इन रिफ्यूजी पर अगला कई दशक तक वामपंथियों का ही प्रभाव रहा। उस दौर में बंगाल में 3 सियासी धाराएं एक साथ चल रही थी। कांग्रेस मध्यमार्गी यानी बीच का रास्ता लेते हुए पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज थी। हिंदू महासभा दक्षिणपंथी हिंदुत्व के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़ने में पूरी शिद्दत से लगी हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी गरीबों के हक और हुकूक के नाम पर क्रांति का सपना दिखा रही थी। वामपंथियों ने तेभागा किसान आंदोलन से पैदा गर्मी को भुनाने के लिए बंगाल की जमीन पर भूमि सुधार और जोतने वाले का जमीन पर हक जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाना शुरू किया। जहाँ से ये कम्युनिस्ट जो एंगर है लोगों के एंगर था लोगों के बीच कि जोतदार जो है, जो जिसके पास लैंड है, जिसके जो वो भी करता है, ट्रेड करते हैं, वो होर्डिंग कर रहे हैं। खाना लोग बिना खाने के, बिना फूड के लोग मर रहे हैं जहाँ पे, और वहाँ पे एक तरफ होर्डिंग हो रहा है। तो इसलिए इसका जो द राइज ऑफ नक्सलिज्म वहाँ से स्टार्ट हुआ। एक ओर बंगाल के सियासी जमीन पर कब्जे के लिए दांव पेच आजमाए जा रहे थे, दूसरी ओर आजाद हिंदुस्तान का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत में शासन के लिए संसदीय लोकतंत्र और संघीय प्रणाली को अपनाया गया। इस दौर तक पश्चिम बंगाल की जमीन पर हिंदुत्ववादी राजनीति ने अपने लिए जगह बना ली। 1951 में आरएसएस की राजनीतिक शाखा के रूप में भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष बने, जो कुछ दिनों पहले तक पंडित नेहरू की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। साल 1952 आजाद भारत में पहला आम चुनाव, लोकतंत्र के महापर्व की शुभ घड़ी आ चुकी थी। पश्चिम बंगाल के लोगों को भी संसद और विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनना था। आम चुनाव में दक्षिणी कलकत्ता लोकसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोकसभा पहुंचे। कम्युनिस्ट भी बंगाल में लोकसभा की 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे। लोकसभा के साथ ही बंगाल में विधानसभा का भी चुनाव हुआ। बैटल ऑफ बंगाल में मध्य मार्गी, दक्षिणपंथी और वामपंथी तीनों राजनीतिक धाराओं की परीक्षा होनी थी। सूबे के फायर ब्रांड पॉलिटिक्स के बावजूद बंगाल के लोगों ने प्रचंड बहुमत से मध्य मार्गी कांग्रेस को चुना। पहले चुनाव परिणाम में कम्युनिस्ट और हिंदूवादी पार्टियों को बंगाल में उम्मीद की रोशनी दिखाई दी। उसी चुनाव में पश्चिम बंगाल की बड़ानगर सीट से एक युवा और जोश से लबरेज नौजवान भी विधानसभा पहुंचा। 38 साल के उस नौजवान की कम्युनिस्ट पार्टी में अच्छी पकड़ बन चुकी थी। उसकी पढ़ाई लिखाई पहले कलकत्ता और फिर लंदन में हुई थी। उस पर हैरोल्ड लास्की की समाजवादी सोच की गहरी छाप थी। उस जोशीले युवा का नाम था ज्योति बसु, जो भविष्य में
बंगाल की सियासत में बड़ा किरदार निभाने वाला था। 1952 में पश्चिम बंगाल की 238 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 150, सीपीआई को 28, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 15, फॉरवर्ड ब्लॉक 11, भारतीय जनसंघ को 9 और अन्य के खाते में 25 सीटें आईं। सूबे की कमान मिली बिधान चंद्र रॉय को, जो पेशे से एक डॉक्टर थे। बिधान बाबू आजादी की लड़ाई के दौरान देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके थे। बिधान चंद्र रॉय पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत प्रभाव था। उनके सामने चुनौती थी नया पश्चिम बंगाल गढ़ने की, लोगों की आंखों में पल रहे उन सपनों को हकीकत में बदलने की जो लोगों ने संजो रखे थे। उस दौर में सूबे में सबसे ज्यादा आवाज सुनाई दे रही थी भूख से बिलखते बच्चों की। कुछ साल पहले भीषण अकाल झेलने वाला बंगाल अनाज की भारी कमी से जूझ रहा था। बहुत कम समय में युवा ज्योति बसु बंगाल में गरीबों, खेतिहर मजदूरों और शोषितों की आवाज बुलंद करने वाला बड़ा चेहरा बन गए। कलकत्ता में प्रदर्शन और टकराव आम बात हो गई। खाद्य सुरक्षा की मांग, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, तनख्वाह में बढ़ोतरी, रोजगार की मांग जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन और टकराव सामान्य बात हो गई। उस दौर में कलकत्ता में कई देसी विदेशी कंपनियों के दफ्तर थे। उनमें से एक थी कलकत्ता में ट्राम चलाने वाली कंपनी। ट्राम कलकत्ता के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में ट्राम की अहम भूमिका थी। बात 1953 जुलाई की है। सूबे की सरकार ने ट्राम का किराया 1 पैसा बढ़ाने का ऐलान किया। कलकत्ता में कोहराम मच गया। ट्राम का बढ़ा किराया लोगों ने देने से मना कर दिया। लोगों के प्रचंड विरोध को देखते हुए ब्रिटिश कारोबारी ने ट्राम कंपनी को बंद कर दिया, जिससे ट्राम कंपनी से जुड़े कर्मचारी बेरोजगार हो गए। कलकत्ता की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। जब इतने ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस थे और ट्राम एक तरह से एक लाइफलाइन थी कलकत्ता के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो उस समय जब कलकत्ता को कोप करना पड़ रहा था विद ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इनफ्लक्स, उस समय पैसा बढ़ा देना एक तरह से 1 पैसा आज हमको ना कि कुछ नहीं लगता है, लेकिन आपको उस समय के करेंसी के हिसाब से देखना था। लोग 2 आना 4 आना की बात करते थे एंड इट यूज वो काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट्स माने जाते थे। तो उस तरह से धीरे धीरे आंदोलन बढ़ा, पूरा का पूरा वर्किंग क्लास खड़ा हो गया, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्किंग क्लास यूज करता था अपने घर से अपने कारखाने में जाने के लिए। कलकत्ता में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सत्ताधारी कांग्रेस ने शहर में धारा 144 लगा दी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को कई मौकों पर गोलियां तक चलानी पड़ी। कलकत्ता की सड़कों से सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। बदली फिजा में बंगाल नई राह पर था। 1953 में जनसंघ के बड़े नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। इससे पश्चिम बंगाल में दक्षिण पंथियों को बड़ा झटका लगा। सूबे में हिंदुत्ववादी ब्रिगेड के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा। सूबे की कमान संभाल रहे बिधान चंद्र रॉय पूरी शिद्दत से बंगाल को तरक्की की राह पर ले जाने की मुहिम में जुटे हुए थे। उनके दौर में दुर्गापुर, कल्याणी, विधाननगर, अशोकनगर और हावड़ा जैसे शहरों की नींव पड़ी, जो उस दौर में बंगाल की आर्थिक तरक्की की कहानी के सुनहरे अध्याय की तरह है। 1957 और 1962 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। बंगाल में कम्युनिस्टों की पकड़ भी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। 1957 में जहां सीपीआई को 18% वोट मिले थे, जो 1962 में बढ़कर 25% हो गए। 80 साल की उम्र में 1 जुलाई 1962 को मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय का निधन हो गया। कांग्रेस पार्टी ने प्रफुल्ल चंद्र सेन को मुख्यमंत्री बनाया। कुछ समय बाद ही कांग्रेस में भी उठापटक शुरू हो गई। दूसरी ओर कम्युनिस्टों में भी वैचारिक मतभेद तेजी से गहराते जा रहे थे। कम्युनिस्टों का एक गुट मानता था कि नेहरू इंडिपेंडेंट भी हैं और सोशलिस्ट भी, इसलिए वामपंथियों को कांग्रेस के साथ काम करना चाहिए।
दूसरे गुट की सोच थी कि सरकार साम्राज्यवादियों की कठपुतली है, भारत को चीन का अनुसरण करना चाहिए। वैचारिक मतभेद की वजह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दो फाड़ हो गया। ट्रिगर पॉइंट बना 1962 युद्ध में चीन का समर्थन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। उधर प्रदेश कांग्रेस का भी विभाजन हो गया। एक नया गुट बना, बंगाल कांग्रेस, जिसके नेता थे अजय मुखर्जी। वो साल 1967 का था। साल की शुरुआत के साथ ही कलकत्ता की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। राइटर्स बिल्डिंग पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन कांग्रेस से टूटकर बांग्ला कांग्रेस बनाने वाले अजय मुखर्जी खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी से महज एक कदम दूर देख रहे थे। लगातार बढ़ते वोट बैंक की वजह से कम्युनिस्टों के भी हौसले बुलंद थे। कांग्रेस के खिलाफ दो मोर्चा बना। पहला सीपीएम की अगुवाई वाला संयुक्त वाम मोर्चा, जिसमें छोटी बड़ी 7 पार्टियां शामिल थीं। दूसरा मोर्चा बंगाल कांग्रेस की अगुवाई में बना पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक भी शामिल थी। सूबे की 280 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। बंगाल के लोगों ने किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। बंगाल की 280 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 127 सीटें आईं। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बहुमत से 14 सीटें पीछे थीं। संयुक्त वाम मोर्चा को 63 सीटों पर जीत मिली और इतनी ही सीटों पर बंगाल कांग्रेस की अगुवाई वाले पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट को जीत मिली। कांग्रेस को रोकने के लिए दोनों फ्रंट के नेताओं ने आपस में हाथ मिलाया। साझा सरकार बनी। मुख्यमंत्री पद के लिए बांग्ला कांग्रेस के नेता अजय मुखर्जी के नाम पर सहमति बनी। बंगाली वामपंथ का सभ्य चेहरा ज्योति बसु को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल ज्योति बसु की सोच थी कि सीपीएम सरकार में रहकर सरकारी नीतियों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। ज्योति बसु was at the forefront of the movement, was the face of the movement। लेकिन ज्योति बसु के पीछे बहुत सारे जो और बाकी कम्युनिस्ट एकदम कोर आइडियोलॉजी में कमिटेड जो लोग थे, उनके बारे में लोग थोड़ा कम बात करते हैं। जैसे सौरभ मुखर्जी है, बाकी लोग भी है तो Jyoti Basu was the Bhadralok face was a very sophisticated, he was a barrister, he was a sophisticated face of the communist movement. बसंत के मौसम में बंगाल में जब सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी, उसी दौर में कलकत्ता से 650 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी गांव में एक जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा हुआ। भौगोलिक रूप से नक्सलबाड़ी से पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश की सीमा लगती है। तिब्बत, भूटान और सिक्किम भी वहां से ज्यादा दूर नहीं है। उस दौर में ब्रिटिश कंपनियां इस इलाके में चाय की खेती करवाती थीं। चाय बगानों में काम करने वाले मजदूर अपनी खुद की जमीन चाहते थे। इस इलाके में 1954 से ही चारों मजूमदार चाय बगानों में काम करने वाले श्रमिकों के बीच काम कर रहे थे। 1959 में ही सिलीगुड़ी कृषक सभा का गठन किया था। नक्सलबाड़ी इलाके में कानू सान्याल ने गांवों में काम करने वाले गरीब मजदूरों और किसानों का एक बड़ा कैडर खड़ा कर दिया। नक्सलबाड़ी आंदोलन से जुड़े कैडर पर चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के सबसे बड़े नेता के विचारों का बड़ा प्रभाव था। माओ साफ साफ कहते थे, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के चाय बागानों में काम करने वाले किसानों और श्रमिकों ने भी कंधे पर बंदूक टांगनी शुरू कर दी। सीपीएम से ताल्लुक रखने वाली कृषक समिति ने जमींदारों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। वर्ग संघर्ष के नाम पर बंगाल की जमीन खून से लाल होने लगी। उत्तर बंगाल में नक्सलाइट मूवमेंट की बड़ी वजह थी जमीन का असमान बंटवारा। बंदूक के दम पर क्रांति का सपना देखने वाले बंगाल के कम्युनिस्टों के हौसले बुलंद थे, क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में थी। सीपीएम नेता ज्योति बसु गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी क्रांति में यकीन नहीं रखते थे। 1967 के फरवरी महीने में नक्सलबाड़ी में हथियारबंद आंदोलन शुरू हो गया। जुलाई के महीने में वहां
1500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। कानू सन्याल और उनके साथियों को जेल में बंद कर दिया गया। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बाकी आंदोलनकारी जंगलों में छिप गए। इतिहास गवाह है। बंगाल स्पेशल के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको दिखाएंगे पड़ोसी राज्य असम की गजब सियासत, जहां 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। असम के नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी अपनी मौजूदा नीतियों के साथ आगे बढ़ेगी या उनमें बदलाव करेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।